ने रिकॉर्डिंग शुरू कर दिया तो अब क्लास शुरू हो गई है। तो बेटा आज आपका अतुल बेटा आपकी मार्क कर दूंगी, एक बार क्लास के बीच में एक बार मार्क कर दूंगी जब कोई क्वेश्चन वगैरह दूंगी, ठीक है बेटा। तो अब आ जाओ, लेक्चर 7 है आज हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी का। तो एक तो ये जो ग्रुपिंग ऑफ सेल्स हमने पढ़ा था पिछली क्लास में, थोड़ा सा वो रिकैप करवा देती हूँ, बच्चों को थोड़े डाउट्स हैं उसके अंदर। मिक्स ग्रुपिंग बता दूंगी, बाकी सारी ग्रुपिंग्स भी एक बार रिकैप में करवा दूंगी। इसके अलावा आज हम किरचॉफ करंट लॉ और किरचॉफ वोल्टेज लॉ भी शुरू कर देंगे, ठीक है। थोड़े से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ये ग्रुपिंग ऑफ सेल्स से, उसके बाद ये किरचॉफ करंट लॉ और वोल्टेज लॉ पढ़ लेंगे। तो क्विकली एक बार सबसे पहली चीज यही करते हैं कि जो कल की क्लास में हम लोगों ने सेल्स के बारे में पढ़ा था वो रिकैप कर लेते हैं। तो क्या पढ़ा था, सेल होता क्या है बेटा, क्या पर्पस होता है सेल का? किसी भी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना। हाँ, वेरी गुड। पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने का मतलब होता है केमिकल एनर्जी आपकी प्रोड्यूस करता है जो सेल होता है, उसके अंदर जो केमिकल एनर्जी होती है वो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। अब हम लोगों ने एक दो चीजें देखी थी सेल के बारे में कि तुम सेल को बड़ा सिंपली ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हो, बट होता क्या है जब सेल आपका किसी सर्किट में कनेक्टेड नहीं है तब उसकी कुछ ईएमएफ होती है ना। जब सेल आपका ओपन सर्किट में होता है, जब वो किसी सर्किट से कनेक्टेड नहीं होता तब उसकी कुछ ईएमएफ होती है। और अगर इसी सेल को आप किसी लोड से कनेक्ट कर दोगे, इसी सेल को अगर आप किसी लोड से कनेक्ट कर देते हो, तब क्या होता है, चार्जेस को एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाने में कुछ मेहनत करनी पड़ती है हमारे सेल को अब, और थोड़ा सा हमारा लॉस हो जाता है। तो अब यहाँ पर हमारा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, हमारा ईएमएफ वाला जो कॉन्सेप्ट है वो खत्म हो जाता है। तो इसीलिए हम सेल के साथ में एक इंटरनल रेजिस्टर वाला जो चीज है वो जोड़ देते हैं। तो अगर ये ईएमएफ है, ये हमारा इसके साथ कुछ इंटरनल रेजिस्टर लगा हुआ है, और ये हमारा लोड है, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो लोड के अक्रॉस होगा उसकी कुछ अलग टर्मिनोलॉजी आई, राइट। दिस इज व्हाट वी सॉ इन द लास्ट क्लास. We also saw that the current which will travel in this situation, if the current I am saying is I, तो ये I की वैल्यू भी हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन अपॉन R प्लस स्मॉल r, ठीक है। बड़ी सिंपल सी बात है। और अगर आपको बोला जाए कि भाई पोटेंशियल डिफरेंस बता दो कि व्हाट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस हियर, तो अगर आपसे पोटेंशियल डिफरेंस पूछा जाता है अक्रॉस दिस स्मॉल रेजिस्टर, तो आप बता दोगे कि आई आर के बराबर होएगा। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस स्मॉल रेजिस्टर विल बी इक्वल टू आई आर। एंड नाउ इफ इट इज बीइंग आस्क्ड कि ये जो हमने लोड लगा रखा है, ये लोड के अकॉर्डिंग हमारा पोटेंशियल डिफरेंस कितना काम करेगा, तो वो हमारा हो जाता है एप्सिलॉन माइनस आई आर, ठीक है। तो अब ये मेरा पोटेंशियल डिफरेंस है जो मेरा सर्किट के अंदर पहुंच रहा है। ये जो बचा हुआ कंपोनेंट है जो इंटरनल रेजिस्टेंस है सेल की वजह से, उतना ईएमएफ हमारा कम हो चुका है। तो हमेशा जो आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो कम ही आता है एज कंपेयर टू द ईएमएफ। ये हमने देखा था। अगर सेल में चार्जिंग हो रही होती है तो उल्टा केस हो जाता है, चार्जिंग के केस में एप्सिलॉन प्लस आई आर आता है क्योंकि करंट की डायरेक्शन उल्टी हो जाती है। दिस पार्ट इज ओके टू एवरीवन? यस मैम। ठीक है, दिस पार्ट इज सिंपल, दिस पार्ट इज ओके। आई थिंक सेल की जो ग्रुपिंग है वो सीरीज में भी सब बच्चों को समझ में आ गई होगी। यस मैम। ठीक है, सीरीज ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। तो सीरीज ग्रुपिंग में यार बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, कुछ अलग हमने चीज नहीं बोली थी। अब अगर मैं बोल रही हूँ कि मेरे पास मल्टीपल सेल्स हैं, आई एम हैविंग मल्टीपल सेल्स एंड ऑल ऑफ दीज आर कनेक्टेड इन सीरीज, आई एम हैविंग मल्टीपल सेल्स एंड ऑल ऑफ दीज आर कनेक्टेड इन सीरीज। लेट मी से एप्सिलॉन 1 R1 है एक का, एप्सिलॉन 2 R2 है एक का, एप्सिलॉन 3 R3 है, और एप्सिलॉन n Rn तक मेरे पास सेल्स हैं। तो हम लोगों ने यही पढ़ा था लास्ट क्लास में कि जो इक्विवेलेंट आप ईएमएफ लिखोगे, अगर आप इक्विवेलेंट ईएमएफ कैलकुलेट करोगे तो वो कितनी आई थी हमारे पास, इनका सबका सम, यही आई थी। यस मैम। ठीक है, और रेजिस्टेंस पे तुम बहुत इजीली देख सकते हो कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पे जो सारी आएंगी वो R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ टिल Rn आ जाएगी। तो अगर तुम्हारे पास n सेल्स हैं जो सेम है तो वहां पे भी उस केस में भी तुम लोग लिख सकते हो कि क्या हो रहा है, राइट? यस मैम। ठीक है, अब आ जाओ अगले केस में जहां पे मैंने फॉर्मूला थोड़ा सा गलत लिख दिया था, तो एक बार फॉर्मूला फिर से बता देती हूँ। वो है तुम्हारा पैरेलल ग्रुपिंग का। द नेक्स्ट केस इज ऑफ पैरेलल ग्रुपिंग। तो पैरेलल ग्रुपिंग में हम एक फॉर्मूला पे आए थे, तुम बच्चों को वो चीज याद हो तो कि सपोज अब मेरे पास इस तरीके से दो सेल लगे हुए हैं, ठीक है, आई एम हैविंग टू सेल्स लाइक दिस एंड बोथ ऑफ दीज आर इन पैरेलल, तभी ऐसे ही पैरेलल में होंगे ना। तो अब हमने बोला था कि ये आपका ए है, मैम ये आपकी आपका स्क्रीन बी है। पॉज होगी। अच्छा बेटा, एक सेकंड रिफ्रेश करती हूँ। आ गई? यस मैम। ठीक है बेटा, तो लेट मी से दिस इज एप्सिलॉन 1 R1, लेट मी से दैट दिस इज एप्सिलॉन 2 R2। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा बेसिक किरचॉफ लॉ भी पढ़ लिया था। हमने बोला था कि अगर ये वाली जो ब्रांच है इसमें से I1 करंट फ्लो कर रहा है, और ये वाली जो ब्रांच है इसमें से I2 करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ से I1 कर रहा है,
यहाँ से I2 कर रहा है और टोटल करंट जो निकल रहा है वो I के बराबर है, तो हमने यही चीज यूज करी थी यहाँ पर, दैट I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2. इज दिस ओके गाइस? यस मैम. Yes, है ना? ma'am. फिर हम लोगों ने I1 और I2 की वैल्यू लिख दी थी. हमने लिखा था कि I1 की वैल्यू होती है मैम एप्सिलॉन 1 माइनस V अपॉन R1, इसी तरीके से निकाली थी ना. एंड I2 की वैल्यू भी हम लोगों ने कुछ निकाली थी, एप्सिलॉन 2 माइनस V अपॉन R2. ठीक है, एप्सिलॉन V इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन माइनस IR वाले एक्सप्रेशन से ये दोनों चीजें हम लोगों ने निकाली थी. तो अगर मैं इसको इस जगह पे सब्स्टिट्यूट कर देती हूँ, मेरे पास कुछ ऐसे लंबा चौड़ा सा एक्सप्रेशन आ जाता है और मेरे पास कुछ आ जाता है दैट I की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास. I की वैल्यू आ गई थी एप्सिलॉन 1 अपॉन R1 प्लस एप्सिलॉन 2 अपॉन R2 माइनस V इंटू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2. यही आया था बेटा. Yes, ma'am. तो यहाँ से हमने I की वैल्यू लिख दी थी. अगर मैं यहाँ पर LCM ले लेती हूँ, मेरे पास क्या बनेगा, एप्सिलॉन 1 R2 प्लस एप्सिलॉन 2 R1 डिवाइडेड बाय R1 R2 माइनस V इंटू इसको भी हम कैसे लिख सकते हैं, R1 R2 अपॉन R1 R2. सही है ये चीज? Yes, ma'am. अब अगर हमें Yes, ma'am. इसको जो V वाला एक्सप्रेशन है, लेकिन हमें कंपेयर तो उसको उससे करना है ना कि V की वैल्यू जो होती है वो V की एक्सप्रेशन हमें पता है दैट V इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट जो भी मेरे पास EMF आएगी माइनस I R इक्विवेलेंट. तो यहाँ पर R मुझे ना equivalent. ये I वाला जो एक्सप्रेशन है वो चेंज करना पड़ेगा, मतलब ये मुझे V को खाली रखना पड़ेगा और I के केस में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो वो आप थोड़ी सी सिंपल मैथमेटिक्स से कन्वर्ट कर सकते हो. अगर मैं ये पूरे के पूरे एक्सप्रेशन को R1 R2 इनवर्स से से मल्टीप्लाई कर दो. इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देती हूँ. लेट मी मल्टीप्लाई दिस एंटायर एक्सप्रेशन बाय, लेट मी नाउ मल्टीप्लाई दिस एंटायर एक्सप्रेशन. ये जो पूरी की पूरी एक्सप्रेशन है, आई एम मल्टीप्लाइंग दिस बाय R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2. ठीक है बेटा, और V को मैं इस साइड पे ले जाऊंगी, I को मैं इस साइड पे ले आऊंगी. तो उससे मेरे पास क्या आएगा, उससे मेरे पास एक एक्सप्रेशन आ जाएगा दैट V विल कम आउट टू बी व्हाट. अब ये पहली वाली टर्म देखो, R1 R2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, नीचे बचेगा खाली R1 प्लस R2. तो मेरे Yes, पास ma'am. क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन 1 R2 प्लस एप्सिलॉन 2 R1 अपॉन R1 प्लस R2. ठीक है, एंड दूसरा वाला केस मेरे पास क्या आ जाएगा, I इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा पूरी टर्म से, तो आई विल गेट I R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2. Ma'am, screen stuck है. अच्छा, मैं तभी बोलूं एक्सप्रेशन तो मैंने लिख दिया, बच्चों का यस मैम आया नहीं, तो कहीं गड़बड़ हो गई है. ठीक है बेटा, एक सेकेंड. अभी आ गई. Yes, Yes, ma'am. ma'am. ठीक है बेटा, तो मैंने पिछली क्लास में यही गलती कर दी थी कि मैंने जो E इक्विवेलेंट था वो गलत लिखा था. ये वाला जो एक्सप्रेशन है वो होगा तुम्हारा E इक्विवेलेंट का. तो तुम्हारी जो लिखा था. नहीं, पिछली क्लास में जो आप देखोगे ना स्लाइड, मैंने ये एक्सप्रेशन लिख दिया था गलती से, तो इसलिए हमारा वो आंसर गलत आ रहा था. ये नहीं आएगा, हमारा जो एक्सप्रेशन आएगा वो आएगा ये. सो द एक्सप्रेशन विल बी एप्सिलॉन 1 R2 प्लस एप्सिलॉन 2 R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2. और ना इसको थोड़ा सा मैथमेटिकल ऑपरेशन करके आप लोग फाइनली कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हो, एप्सिलॉन 1 अपॉन R1 प्लस एप्सिलॉन 2 अपॉन R2 डिवाइडेड बाय 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2. अपनी कॉपीज में ये कैलकुलेट करके देख लेना, दोनों के दोनों सेम आएंगे. ठीक है, मतलब इसको मैंने बेसिकली क्या किया है, R1 R2 का जो प्रोडक्ट है उससे दोनों साइड को डिवाइड कर दिया. डिनोमिनेटर सेम कर हाँ, दिया. डिनोमिनेटर सेम नहीं किया. फिर से बोलो बच्चा. ये सही एक्सप्रेशन है ई इक्विवेलेंट. हाँ, नाउ दिस इज द राइट एक्सप्रेशन फॉर इक्विवेलेंट. और यहाँ से तुम देखोगे कि अगर मेरे पास मल्टीपल सेल्स है तब भी यही वाला एक्सप्रेशन वैलिड हो जाएगा, है ना. इफ आई एम हैविंग मल्टीपल सेल्स तब भी यही वाला एक्सप्रेशन वैलिड होगा. तो अगर तुम यहाँ पर एप्सिलॉन अपॉन आर, एप्सिलॉन अपॉन आर, एप्सिलॉन अपॉन आर सबको ऐड करोगे और नीचे 1 अपॉन आर, 1 अपॉन आर, 1 अपॉन आर ऐड करोगे, तो तुम्हारा जो फाइनल इक्विवेलेंट आएगा वो एप्सिलॉन आएगा. ठीक है, अभी वो वाला भी एक्सप्रेशन समझ में आ गया होगा. Yes. ठीक है, तो वो मिक्स्ड वाली चीज भी तुम्हारी क्लियर हो गई, ये वाली चीज भी क्लियर हो गई, खाली ये जो एक्सप्रेशन था वो गड़बड़ था. और वैसे यहाँ पर आर इक्विवेलेंट तो तुम लोगों को पता ही है, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 आ जाएगी. तो अगर तुम्हारे पास मल्टीपल सेल्स है, इफ यू गाइस आर हैविंग मल्टीपल सेल्स, देन सिंपली इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन 1 अपॉन R1 प्लस एप्सिलॉन 2 अपॉन R2 सो ऑन एंड सो फोर्थ. जितने भी सेल हैं उसमें आप एड ऑन कर दोगे, डिवाइडेड बाय 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 and so on and so forth till 1 upon Rn. And similarly R equivalent 1 upon R equivalent हो जाएगा, सॉरी 1 upon R equivalent है ये. And similarly अगर तुम्हें R equivalent भी निकालना है तो 1 upon R equivalent की वैल्यू तुम्हारी पैरेलल वाले फॉर्मूले से आ जाएगी, 1 upon R1 plus 1 upon R2 so on and so forth till 1 upon Rn. Now is it okay guys?
Yes, Yes. ma'am. ठीक है, अब ये वाली एक्सप्रेशन में तुम n वाला भी जब पुट करोगे तो तुम्हारे को ये भी समझ में आ जाएगा कि जब हमारे पास मल्टीपल है सेम सेल वाले तो एप्सिलॉन अपॉन आर सबको ऐड कर रहे हैं तो वो हमारा एप्सिलॉन क्यों आ रहा है। वहां पर मैंने यहाँ वाले स्टेप तक सही किया था, उसके बाद जो एप्सिलॉन इक्विवेलेंट है वो गलत लिख दिया था। ठीक है, तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है वो तुम्हारा सही है एप्सिलॉन का। अभी सही है बच्चों, चलूं आगे। Yes, Yes. ma'am. चलो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ एक बार। ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ। क्वेश्चन विजिबल है ना सबको? Yes, ma'am. ठीक है, एक बार क्वेश्चन सॉल्व करो। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, 2-3 इसके सवाल सॉल्व करेंगे, उसके बाद अपने जो किरचॉफ लॉ वाला पार्ट है वो शुरू करेंगे। आज की क्लास में थोड़े क्वेश्चन ज्यादा होने हैं। किरचॉफ लॉ वाला पार्ट खत्म करके तो मैं सिमेट्रिकल सर्किट बता दूंगी, जो वो बच्चे ने अंजलि बेटा ने मेरे से पूछा भी था कि कैपेसिटर में कैसा लग रहा है, वो क्यूब वाला क्वेश्चन भी तुम्हारा उसमें ही आ जाएगा। ठीक है, तो थोड़े से मुश्किल सर्किट्स मिरर सिमेट्री फोल्डिंग सिमेट्री से बहुत आसानी से हो जाते हैं, वो चीज पढ़ लेंगे। फिर व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ेंगे, फिर यार ये चैप्टर खत्म सा ही हो जाएगा। मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज के बाद ना कुछ रह नहीं जाता, फिर आपका मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर रहता है, वो व्हीटस्टोन ब्रिज की एप्लीकेशन ही होती है। तो ऑलमोस्ट आपका जो चैप्टर है उसके बाद खत्म हो जाएगा। फिर आपका जो हीटिंग इफेक्ट वाला पार्ट है वो हम पढ़ लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा थोड़ा सा इस चैप्टर का फ्लो रहेगा। तो आई थिंक लाइक 5 क्लासेस में द एंटायर पार्ट शुड बी फिनिश्ड। फिर आपका मैग्नेटिज्म वाला पार्ट शुरू करेंगे। निकला बेटा इसका आंसर? इतना लंबा है नहीं। 1.5 एम्पियर 1.5 एम्पियर। पोटेंशियल डिफरेंस एम्पियर में थोड़ी आएगा। सॉरी मैम हाँ, कुछ गड़बड़ हुई है, मैंने भी बोला कुछ Voltage में गड़बड़ तो हो आएगा। गई। करंट Voltage निकाल ली में मैम आएगा। हाँ, करंट करंट निकाल निकाल ली। करंट सही निकाली है तुमने। ठीक है, दोनों बैटरीज के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, करंट निकालना है, तो अब तो आ ही जाएगा ना पोटेंशियल डिफरेंस, बाकी सब कुछ तो पता ही है। तो बहुत सिंपल सवाल है यार, देखो कैसे करोगे। यहाँ पर ये सवाल में आपको 2 सेल गिवन है, आप लोग देख सकते हो कि ये एक तरीके से सेल्स का सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो नेट ईएमएफ सर्किट की निकाल लो, है ना। नेट ईएमएफ सर्किट की कुछ आ जाएगी, कितनी आएगी? अब नेट ईएमएफ कैसे निकालोगे? E1 प्लस E2 होती है यहाँ पर, क्योंकि एक और चीज ऑब्जर्व करो, दोनों की पोलैरिटी उल्टी लगा Ma'am, रखी है। 6 volt आएगा. हाँ, E1 माइनस E2 6 हो वोल्ट जाएगा। माइनस हो जाएगा। वेरी गुड, E1 माइनस E2 हो जाएगा, तो क्या वैल्यू आ जाएगी? 10 माइनस 4 6 वोल्ट। ठीक है बेटा, अब ऐसे ही आप टोटल रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हो। Yes, ma'am. टोटल रेजिस्टेंस 2 कितनी mm. हो जाएगी तुम्हारी? हाँ, R प्लस स्मॉल R1 प्लस स्मॉल R2, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 4 ओम। तो बेटा अब आ गया ना, करंट कितना फ्लो कर रहा है सर्किट में? Yes, ma'am. करंट कितना फ्लो कर रहा है? करंट कितना फ्लो कर रहा है सर्किट में, वो हमारे पास आ गया। आई की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 6/4 माने 1.5 एम्पियर। तो जिस बच्चे ने 1.5 एम्पियर बोला था, इस स्टेप तक तो वो बच्चा पहुंच गया। मैम ठीक है, इसके बाद भी पहुंच गया इसके बाद भी पहुंच 8.5 गया। हाँ बिल्कुल सही, 8.5 और 5.5 आएगी। तो भाई अब निकाल लो, वोल्टेज अक्रॉस फर्स्ट बैटरी कितनी हो जाएगी? एप्सिलॉन 1 माइनस आई R1। ठीक है, यही तो हो जाएगी ना, एप्सिलॉन 1 माइनस आई R1। करंट हमारा मस्त इस तरीके से फ्लो कर रहा है। Yes, करंट ma'am. हमारा इस तरीके से फ्लो कर रहा है। तो बेटा यहाँ पर ये जो V आएगी, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी यार? एप्सिलॉन 1 हमारा कितना है? 10 माइनस 10 माइनस 1.5 1.5 इंटू 1, तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास 8.5 वोल्ट। 8.5। बिल्कुल सही। अब जब तुम V2 कैलकुलेट करोगे, तब V2 में थोड़ा सा यहाँ पे इसका भी किरचॉफ लॉ का पार्ट लग रहा है अनफॉर्चुनेटली। तो बेटा V2 में यहाँ पर क्योंकि पोलैरिटी आपकी उल्टी है, तो करंट की जो वैल्यू रहेगी वो आप पॉजिटिव में लोगे इस केस में। तो यहाँ पर ये वाली चीज आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगी वंस वी डू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज किरचॉफ लॉ एज वेल। V2 की जो वैल्यू है दैट विल कम आउट एज एप्सिलॉन 2 प्लस आई R1। ठीक है, यहाँ पर जो वैल्यू आएगी प्लस आई R1 आ जाएगी, क्योंकि बैटरी की जो पोलैरिटी है वो आपने इस सिचुएशन में उल्टी लगा रखी है, करंट की जो डायरेक्शन है वो इस सिचुएशन में उल्टी है। तो जब ये वाली वैल्यू आप लोग प्लग इन करोगे तो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा आंसर? 5.5 volt. 4 प्लस 1.5 इंटू 1 माने 5.5 वोल्ट। तो एक के अक्रॉस 8.5 वोल्ट है, एक के अक्रॉस 5.5 वोल्ट। ठीक है बेटा, ये जो प्लस और माइनस वाली हेरा फेरी है ये आपको और अच्छे से समझ में आएगी वंस वी कंप्लीट किरचॉफ्स लॉ। सही है बेटा, चलूं आगे। Yes, ma'am. मैम Yes, ये ma'am. उस वाले फॉर्मूले से नहीं हो सकता था? किससे? स्मॉल r इक्वल टू EV बाय
बेटा स्मॉल आर तो यहाँ पे आपके पास है ही ना, आपको यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो पोटेंशियल डिफरेंस आप कैसे निकालोगे? पहले करंट निकाल लिया पूरे सर्किट में, सीरीज में क्योंकि कॉम्बिनेशन है तो दोनों के अक्रॉस करंट तो सेम ही है ना, तो आई की वैल्यू आती है, आपका सॉल्व हो गया, है ना बेटा। दूसरा तरीका आप जो बोल रहे हैं एक बार उससे ट्राई करके देख लो, आंसर यही आएगा, अगर आंसर आएगा तो यही वाला सेम आंसर आएगा, बट मुझे लग रहा है उसमें नहीं अटक जाओगे, ठीक है। यस चलो अब एक बार ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ कैसे करोगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। वेरी सिंपल क्वेश्चन। मैम NE माइनस ME NE माइनस ME, ठीक है। और मैम NR माइनस नहीं NR प्लस के MR, ठीक है। मैम n-2m into r। यस मैम क्यों आया ऐसा भाई? अब ये चीज समझो, आपको बोला है कि 9 आइडेंटिकल बैटरीज हैं जो आपकी सीरीज में लगाई हुई हैं, और m आप लोगों ने रिवर्स कर दी उसमें से। तो बेटा अब आपके पास अगर E इक्विवेलेंट आपको कैलकुलेट करनी है, तो एक डायरेक्शन में जो बैटरी लगी हुई है वो हो गई n माइनस m, यस मैम। है ना। n माइनस m Yes. नंबर ऑफ बैटरीज आर इन वन डायरेक्शन, और जो उल्टी डायरेक्शन है उसमें m बैटरीज है, तो एक माइनस m एप्सिलॉन का फैक्टर और आ जाएगा ना, तो आपकी Yes. जो E इक्विवेलेंट है वो कितनी हो गई? n माइनस 2m मल्टीप्लाइड बाय एप्सिलॉन, ठीक है। और R इक्विवेलेंट में तो कोई डिफरेंस आएगा नहीं, यस मैम है ना, R इक्विवेलेंट तो आपकी सेम है, NR हो जाएगी। n प्लस m नहीं, टोटल तो आपके पास n सेल्स थे ना, वो n सेल्स में से m आपने उल्टे कर दिए, टोटल सेल्स तो आपके पास n ही है ना, यस मैम। ठीक है। सही है, सिंपल सा सवाल था, छोटा सा, यस मैम। यस मैम ठीक है। एक मैम, फाइनल, आपने ME माइनस किया। ठीक है। अब देखो ये चीज समझो कि पहले सपोज तुम्हारे पास 4 बैटरीज थी, ठीक है, पहले तुम्हारे पास 4 बैटरीज थी, अब तुमने इसमें से एक बैटरी रिवर्स कर दी, अब तुमने इसमें से एक बैटरी को रिवर्स कर दिया, तो एक बैटरी मैंने उल्टी लगा दी, तो पहले मेरी n की वैल्यू थी 4, अब मेरी यहाँ पर क्या हो गई? 3 बैटरीज मेरी एक डायरेक्शन में, एक बैटरी मेरी एक डायरेक्शन में, है ना बेटा। तो वैसे ही तो यहाँ पर अब मेरे पास ऐसा ही तो सिचुएशन हुई है कि पहले मेरे पास n बैटरीज एक पोलैरिटी से लगी हुई थी, अब मैंने m को उल्टा कर दिया, तो एक पोलैरिटी में n माइनस m बैटरी लगी हुई है और उल्टी पोलैरिटी में m बैटरी लगी हुई है, तो n माइनस m एप्सिलॉन आ गया और माइनस उसमें से m एप्सिलॉन हो गया जो उल्टी वाली पोलैरिटी में लगी हुई है वो। इसको आप ऐसे ही तो लिखोगे ना, 3 एप्सिलॉन माइनस एप्सिलॉन के फॉर्म में लिखेंगे ना इक्विवेलेंट, इस केस में भी। समझ में आई चीज? यस ठीक है, चलूं आगे। यस मैम। चलो ये वाला क्वेश्चन और सॉल्व करना। ट्राई टू सॉल्व दिस वन। इक्विवेलेंट निकालना है, तो सीरीज पैरेलल दोनों का मिक्स्ड ग्रुपिंग है यहाँ पर। ठीक है, अब जो बच्चे लेट आए थे, अतुल बेटा एक बार अपना नाम और अपना ग्रुप नंबर बताओ। अतुल अतुल मैम E इक्विवेलेंट 13 वोल्ट और रेजिस्टेंस 2 ओम। एक बार चेक करो कहीं कुछ गड़बड़ हुई है। रश्मि की भी नहीं लगी है, मैम साक्षी ठीक है। 13 and 2 आ रहा है क्या? सबका पोलैरिटी उल्टी दिख रही है वहां पे, जो पैरेलल वाली है उससे भी फर्क पड़ेगा। अच्छा हाँ मैम, वो नहीं देखा। मैं कभी बता रही हूँ, मेरे को वही लग रहा था कि गलती वही नहीं है। ठीक है, असद इज हियर, असद की लगा देते हैं। असद इज हियर, मान्या तो मेरे को पता है, मान्या और साक्षी को तो मैं पहचान गई, मान्या आ गई, देन साक्षी इज आल्सो हियर, साक्षी की लग गई है। मैम 9 क्या बेटा? 9 9 आया है, ठीक है बच्चा। अब एक स्टेप में तुमने गड़बड़ करी है जिसका 9 आया है। मैम 3 वोल्ट आ रही है। 3 वोल्ट आ रही है, हाँ, तो 9 वाला बच्चा एक बार चेक करो असद। यस मैम 3 आ रही है
है ना, 3 आ रही है ना। असद की भी एक बार मैंने बेटा आपका नाम लिख के मार्क करिए। चलो अब देखते हैं ये कैसे आया आंसर। सबसे पहले ना एक एक स्टेप करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। बाकी बच्चों ने जिन्होंने भी लिख रखा है, रश्मि, अतुल, असद, मान्या, साक्षी, सबकी मैंने मार्क कर दी है बेटा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है ये चीज समझने की कोशिश करो। सबसे पहले ये जो 10 वोल्ट और 4 वोल्ट वाली बैटरीज है, ये आप देख सकते हो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है ना। पैरेलल कॉम्बिनेशन में इनकी पोलैरिटी लेकिन उल्टी हो रखी है, पोलैरिटी दोनों की उल्टी हो रखी है। तो अगर मैं इन दोनों का खाली ई इक्विवेलेंट निकालती हूँ तो कैसे निकलेगा, एप्सिलॉन 1/r1, आपको पता है, प्लस एप्सिलॉन 2/r2 बोलते हैं, मैम डिवाइडेड आपकी बाय, स्क्रीन पॉज हो गई। 1/r1 + 1/r2। ठीक है बेटा, रिफ्रेश कर रही हूँ। अभी आ गई बच्चों? यस मैम। Yes. अब अगर मैं यहाँ पर ये फॉर्मूला लगाती हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 10/2 -4/2 -4/2 अपॉन 1/2 + 1/2, सही है ना। तो ये मेरे पास आ गया कुछ, कितना आ जाएगा, 10/2 5 -2 3 और मैम नहीं, 2 आ मैम वो जाएगा मैम। 10 वाला माइनस में होगा ना, 4 वाला प्लस में होगा। नो मैम, छोड़ अभी बताती हूँ कि इसको मैंने ऐसे लिखा है तो इससे भी आंसर कैसे निकलेगा। 10/2 हो जाएगा तुम्हारा, कितना होता है, 5 5। 5 -2 3, और ये आपका 1 हो जाएगा, तो 3 वोल्ट आंसर आएगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं आर इक्विवेलेंट भी निकालती हूँ तो आर इक्विवेलेंट कितनी हो जाएगी, 1 आएगी, है ना। 1/2 और 1/2 आपके पास 1 हो जाएगा। तो बेटा अब यहाँ पर मैंने इसलिए इसको नेगेटिव में नहीं लिखा क्योंकि अब मैं ये सर्किट को रीड्रॉ ऐसे कर दूंगी ना। अब मेरा ये जो सर्किट है, अच्छा आपने साइन कन्वेंशन चेंज कर हाँ, दिया। मैंने साइन कन्वेंशन इस तरीके से अब मैं इसको रीड्रॉ कर सकती हूँ ना। ये 10 वोल्ट वाली जो बैटरी है ये लीड कर रही है इधर, तो इसकी वजह से मेरी बैटरी जो इक्विवेलेंट बनेगी वो कुछ ऐसी बनेगी, ठीक है। यहां तक सब बच्चे अग्री कर रहे हो मेरे साथ? यस मैम। Yes, तो अब क्या हुआ, अब एक 6 वोल्ट वाली आ गई, एक 3 वोल्ट वाली आ गई मेरे पास, इसकी है 1, इसकी ऑल्सो इज 1 ओम। आ गया ना आंसर यहीं से। तो अब ये सीरीज यस कॉम्बिनेशन है, तो इसको अगर मैं रिप्लेस करती हूँ, इस सर्किट को मैं अगर रिप्लेस करती हूँ तो ये 6 वोल्ट वाली बैटरी बड़ी है, 3 वोल्ट वाली कम है। तो एक तरीके से मेरे पास जो फाइनल बैटरी बनेगी वो इस तरीके से बनेगी, 3 वोल्ट की, और रेजिस्टेंस उसके साथ कितनी लगाएंगे हम, 2। तो निकल गई ना, ठीक है। अभी समझ में आया कि ये पोलैरिटी का क्या सिग्निफिकेंस है। एप्सिलॉन की जो नेगेटिव पॉजिटिव वाली चीज होती है ना, वो आपको कंसीडर करके चलनी है, चाहे पैरेलल कॉम्बिनेशन हो चाहे सीरीज कॉम्बिनेशन हो। एप्सिलॉन की वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगी बस, और कोई चेंज नहीं आएगा, रेजिस्टर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सही है, हो जाएंगे इस तरीके के एक्सप्रेशन, यस मैम। ठीक है। तो अब थोड़े से सेल्स वगैरह वाले क्वेश्चंस और देखना, बाकी अभी हम ये किरचॉफ लॉ जब करेंगे तब थोड़े और क्वेश्चंस देख लेंगे इसके रिगार्डिंग। अब अपना आगे बढ़ते हैं, किरचॉफ लॉ की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो किरचॉफ लॉ का मतलब यहाँ पर वैसे मैंने लिख रखा है, इसको थोड़ा सा नीचे करा जाए, हेडिंग ये नहीं दिख रही है। तो बेटा 2 लॉ दिए हुए हैं किरचॉफ ने, ताकि आपके ये जो भी मुश्किल मुश्किल सर्किट होते हैं जिसमें आपको बोला जाता है कि भाई इस ब्रांच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालो या फिर इस ब्रांच में कितना करंट फ्लो कर रहा है वो बताओ, तो वो सब आप बहुत इजीली किरचॉफ लॉ से निकाल सकते हो। तो किरचॉफ ने 2 लॉ दिए, एक होता है आपका करंट लॉ, एक होता है आपका वोल्टेज लॉ। करंट लॉ बहुत सिंपली तुम्हारा कंजर्वेशन ऑफ उस पे बेस्ड है, जो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पढ़ते हैं ना उसके प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है। तो बहुत सिंपली सबसे पहले वही वाली चीज पढ़ेंगे, उसके बाद हमारी जो वोल्टेज वाला लॉ है वो भी हम लोग पढ़ लेंगे। ये पढ़ने से पहले तुम्हें 2 टर्म्स पता होनी चाहिए। एक टर्म है जंक्शन, एक टर्म होती है तुम्हारी जंक्शन, और एक टर्म होती है तुम्हारी लूप, एक टर्म होती है तुम्हारी लूप। अब ये जंक्शन क्या चीज है भाई, जंक्शन कोई ऐसा पॉइंट होता है जहां पर मैम तुम्हारे, जहाँ पे आपने एक से ज्यादा कुछ वायर नहीं मीट बताया। करती हैं। जहां पर एक से ज्यादा वायर मीट करती हैं। मैं ऐसा कोई लूप सा बना दूं और मैंने ऐसे ऐसे बढ़िया ऐसे 4 तरीके के तुम्हारे यहाँ से कनेक्शन जोड़ रखे हैं, कहीं से भी बाहर से ही जुड़े हुए हैं कनेक्शन, तो बेटा ये वाला जो पॉइंट है ये हमारा जंक्शन हो जाएगा। दिस पॉइंट राइट हियर, दिस विल बिकम अ जंक्शन फॉर मी, ठीक है। यहाँ पर 3 से ज्यादा 2 से ज्यादा अगर ब्रांचेस मिल रही है तो उसको हम 3 और मोर देन 3 अगर कंडक्टर्स तुम्हारे मिलते हैं तो उसको हम जंक्शन कहते हैं। जंक्शन को आप कुछ कुछ बुक्स में देखोगे नोड भी कहा जाता है, ठीक है। कुछ कुछ बुक्स में इसको नोड भी कहा जाता है, कुछ कुछ बुक्स में इसको ब्रांच पॉइंट भी कहा जाता है। तो कुछ कंफ्यूज होने की जरूरत तुम्हें है नहीं। तो जब भी तुम ये किरचॉफ लॉ वाली चीज लगाओगे तो सबसे पहले अपने ये जो जंक्शन है वो आइडेंटिफाई कर लेना है, सही है। यस मैम। लूप क्या होता है, लूप बड़ा ही सिंपल है। लूप इज एनी क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ, एनी क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ। अब यहाँ पर ये ऊपर वाले एग्जांपल में कोई भी लूप नहीं बन रहा है, एज यू गाइस कैन सी देयर इज नो लूप। अगर मैं कुछ इस तरीके का सर्किट बना दूं, यहाँ पर सपोज एक बैटरी लगी हुई है,
यहाँ पर भी एक रेजिस्टर है, कोई एक दूसरी बैटरी लगी हुई है, यहाँ पर मेरे पास एक रेजिस्टर है, तीसरी कोई बैटरी लगी हुई है। तो अब यहाँ पर मेरा लूप बन जाएगा बेटा, ठीक है। ये वाला जो केस है यहाँ पर मेरा लूप बन जाएगा। अगर मैं इसके नाम दे दूं A B C D E और F, सो यू गाइस कैन सी दैट यहाँ पर इनफैक्ट 3 तरीके के लूप बन रहे हैं। एक लूप तो बन रहा है A B C D, एक लूप बन रहा है हमारा D C F E, और एक और लूप हमारा क्या बन रहा है ABF A B F E A। चलो A पे वापसी आ गया, तो यहाँ पर भी D पे आ गया, और A B C D A। तो ये हमारे लूप्स बन जाते हैं। तो लूप कुछ नहीं है, एक क्लोज कंडक्टिंग पाथ होता है, और कुछ मतलब है नहीं लूप का। सही है? यस मैम। चलो अब आ जाओ तुम्हारे पहले लॉ पे, किरचॉफ करंट लॉ। तो वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट लॉ है, कुछ इसमें मुश्किल है नहीं, इसकी स्टेटमेंट भी कुछ नहीं है। इसकी स्टेटमेंट खाली ये छोटी सी चीज है, इसकी स्टेटमेंट खाली ये छोटी सी चीज है कि अगर आप किसी नोड को देखते हो, अगर आप किसी नोड को देखते हो, तो इनकमिंग करंट जो होगा तुम्हारा, इनकमिंग करंट जो होगा, दैट शुड बी इक्वल टू आउटगोइंग करंट, दैट शुड बी इक्वल टू आउटगोइंग करंट, जो बहुत ही नेचुरल सी चीज है। तुम लोग बहुत नेचुरल सी चीज है, इसको अगर इमेजिन करते हो तो ये लोग, ये तो तुम भी इमेजिन कर सकते हो कि भाई अगर ऐसे दो वायर है, अगर ऐसे ये दो वायर है, एक में 3 एम्पियर करंट आया और यहाँ पर 2 एम्पियर करंट आया, और अगर मैं तुम लोगों से पूछ लूं कि मुझे बताओ ये जो तीसरी वायर है, इसमें आई की वैल्यू कितनी है, 5 एम्पेयर। 5 एम्पियर बता दोगे ना बड़ी नेचुरली। तो बहुत ही नेचुरल होता है ये वाला जो किरचॉफ करंट लॉ होता है वो। तो अगर मैं कोई थोड़ा सा मुश्किल एग्जांपल भी ले लूं, सपोज मेरे पास इस तरीके की 3 ब्रांचेस हैं, ठीक है। यहाँ पर एक ये ऐसे ब्रांच है, दूसरी ब्रांच कुछ इस तरीके से है, तीसरी ब्रांच कुछ मेरी इस तरीके से है। ये 3 रजिस्टर हैं, R1 R2 और R3, और ये जो बीच वाला पॉइंट है ये मेरा नोडल पॉइंट है, ठीक है। नोड है, नोडल पॉइंट है, ब्रांच पॉइंट है, जो तुम्हारा बोलने का मन है बोल लो। मैं बोल रही हूँ यहाँ पर कुछ I1 करंट आ रहा है, यहाँ पर कुछ I2 करंट आ रहा है, और कुछ I3 करंट यहाँ से बाहर जा रहा है, कुछ I3 करंट यहाँ से बाहर जा रहा है। तो क्या बोलोगे इस सिचुएशन में? मैम I3 is equals to I1 plus I2। सिंपली बोल दोगे ना I3 इज इक्वल्स टू मैम I1 प्लस I2, है ना। तो जो भी करंट उस पॉइंट की तरफ जा रहा है और जो करंट वहां से बाहर निकलेगा वो कंजर्व्ड ही तो रहना चाहिए ना बेटा। तो इसको एक और तरीके से तुम कैसे लिख सकते हो, -I1 -I2 प्लस I3 शुड बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसमें एक ये साइन कन्वेंशन यही चलता है कि अगर तुम इनकमिंग वाला करंट मान रहे हो तो इनकमिंग करंट को नेगेटिव मान लेंगे और आउटगोइंग को पॉजिटिव मान लेंगे, आउटगोइंग को पॉजिटिव मान लेंगे। ये साइन कन्वेंशन है जो जैसे ना कुछ बुक्स में एक तरीके का साइन कन्वेंशन फॉलोड है। अगर तुम इसको उल्टा मानोगे तो उल्टा भी मान लेना, फिर सारी चीजों में उल्टा ही मानना है, ठीक है। उल्टा मानने में भी कोई दिक्कत नहीं है, बट फिर सारी चीजों में उल्टा ही मानना है। तो इसलिए बेटर है कि इसको इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट से याद कर लो, अगर ये साइन कन्वेंशन में दिक्कत आती है तो। सही है बेटा, ये चीज समझ में आई? यस मैम। ठीक है। और अब ना ये चीज जो है यहाँ पर, ये कोई मुश्किल या फिर कॉम्प्लिकेटेड लॉ नहीं है, ये एक बड़ा सिंपल सा चीज है जो हमारा बेस्ड है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पर। दिस इज अ सिंपल कॉन्सिक्वेंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। लेट मी शो यू हाउ। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पे बेस्ड है केसीएल। तो तुम लोग बोल रहे हो ना कि नहीं मैम केसीएल तो बड़ा ही मुश्किल है, क्या पढ़ा दिया आपने। कुछ मुश्किल नहीं है, डायरेक्टली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का एक सिंपल कॉन्सिक्वेंस है। कैसे, एक बार पिछला वाला डायग्राम ही याद करते हैं। 3 रजिस्टर बनाए थे। नहीं कह रही थी मुश्किल। अच्छा, तुम नहीं कह रहे मुश्किल है, कोई नहीं, बाकी बच्चे बोलेंगे अभी क्वेश्चन देख के कि मैम नहीं ये मुश्किल लग रहा है, ठीक है। कोई ना कोई तो बोल ही देगा यार। चलो I1 है, ये आपका I2 है, और यहाँ से आपका बाहर मस्त I3 निकल रहा है, ठीक है बेटा। तो आपने क्या बोला था, दैट I1 प्लस I2 शुड बी इक्वल टू I3। तो इसका यही तो मतलब है कि Q1 अमाउंट ऑफ करंट फ्लोज इन टाइम t plus Q2 amount of current flows in time t, sorry, Q2 amount of charge flows in time t, this must be equals to Q3 amount of charge which flows in time t। तो यहाँ से हमारे पास यही तो आ गया कि Q1 plus Q2 must be equals to Q3, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जितने चार्जेस तुम्हारे ये नोड को एंटर कर रहे हैं उतनी चार्जेस बाहर भी निकल रहे हैं। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ही तो आ गया ना, कुछ अलग चीज नहीं है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ही तो आ गया, ठीक है। तो अब इसी से हम सवाल सॉल्व करेंगे। पहला वाला सवाल मैं थोड़ा सा तुम लोगों को बता दूंगी कि कैसे सॉल्व करते हैं, थोड़ा टाइम लेंगे, 2-3 उसमें डायग्राम ड्रॉ करेंगे, बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर, अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। दूसरा सवाल फिर तुम लोग सॉल्व करना, ठीक है। केवीएल बाद में पढ़ेंगे, पहले केसीएल के 2-3 सवाल सॉल्व कर लेते हैं। तो अच्छा सवाल है ये सवाल, देखो थोड़ा पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेती हूँ, तुम लोग भी मेरे साथ साथ में डायग्राम ड्रॉ कर लो। डायग्राम ड्रॉ करने में मेहनत लगती है।
मैम ये सेल वाला रेजिस्टेंस। नहीं नहीं, ये रेजिस्टर अलग है, सेल अलग है, ओके ठीक है। तभी अलग जो अलग बन गया, आप समझ लो कि तुम्हें वहां पे उसका पोटेंशियल ले लेना, कुछ ऐसे कुछ खास नहीं करना। ये 8 वोल्ट है, ये तुम्हारा कितना वोल्ट ले, 4 वोल्ट ले लो, इसको कितना लोगे, 2 वोल्ट ले लेते हैं। रेजिस्टर है तुम्हारे इस सर्किट में 3, तीनों के तीनों चलो सेम ले लेते हैं, 2 ओम, 2 ओम और 2 ओम, ठीक है। अब तुम्हें यहाँ पर ना इलेक्ट्रिक करंट निकालना है कि सारी की सारी ब्रांचेस में कितना है। 3 टाइप की ब्रांचेस है ना इधर, तो इन 3 टाइप की ब्रांचेस में कितना करंट फ्लो कर रहा है वो तुम्हें बताना है। लेट मी से दैट इन दिस ब्रांच, मतलब तीनों के तीनों ब्रांचेस में जो करंट है वो तुम्हें निकालना है। सपोज इस तरीके का क्वेश्चन आया, तो ये क्वेश्चन देख के थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकती है। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करोगे? पहली ट्रिक ये है कि सारे के सारे जो तुम्हारे एक तरीके से ये जो पॉइंट्स हैं जहाँ पे ये जो कंडक्टर्स बन रहे हैं उनको आइडेंटिफाई कर लो। तो एक ये पॉइंट हो गया, एक ये तुम्हारे पास कोई पॉइंट हो गया, सपोज ये ए एफ है, ये वाला पॉइंट बी है, नहीं ये वाला पॉइंट बी है तुम्हारा, ये वाला पॉइंट सी है, ये वाला पॉइंट डी है, ठीक है। तो सबसे पहले तुम यही करोगे कि अपने ये जो सारे के सारे यहाँ पर पॉइंट्स हैं जितने भी ये बन रहे थे जिनसे वायर्स तुम्हारी निकल रही है उनको तुमने नेम दे दिया। मैम वो ई वाला पॉइंट तो एफ के इक्वल ही होगा ना? हाँ, वो ई वाला पॉइंट एफ के इक्वल होएगा, एफ वाला पॉइंट ए के इक्वल होएगा, ठीक है। तो अब इसका एक और डायग्राम बना देती हूँ, ठीक है। अब इसका एक और डायग्राम मैं बना देती हूँ। बल्कि ये डायग्राम ज्यादा अच्छा बना है क्योंकि वो क्वेश्चन की तरह यूज कर लेंगे, ये हम अपना सॉल्व करने के लिए यूज कर लेंगे। ठीक है, यही है ना डायग्राम, सही है ना? यस तो मैम। ये आपका 2 ओम है, ये आपका 2 ओम है, ये आपका 2 ओम है। वोल्ट आपको दे रखा है 4, 2 और 8, ठीक है। अब क्या करना है भाई इस क्वेश्चन में? अब इस क्वेश्चन में पोटेंशियल देख लो यार। लेट मी से दैट ए एफ और जी, ये वाले जो सारे पॉइंट्स हैं ये 0 पोटेंशियल पे हैं। ये वाले सारे पॉइंट्स मेरे कितने पोटेंशियल पे हैं? ये मेरे 0 पोटेंशियल पे है। तो अब ये जो बचे हुए नोड्स, ये जो बचे हुए मैंने बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट मार्क करे, उन पे मैं पोटेंशियल निकाल सकती हूँ इसके रिस्पेक्ट में कितना आएगा। कैसे निकालूंगी? अगर ये वाला 0 पोटेंशियल में है तो ये वाला जो पॉइंट है, सपोज ये वाला भी एक पॉइंट हमें मानना है, तो ये वाला पॉइंट कितने मैम पोटेंशियल पे स्क्रीन होगा? पॉज हो गई। एक सेकंड बच्चा, रिफ्रेश कर रही हूँ। यस मैम। देखिए पोटेंशियल हम क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि करंट तुम्हें निकालने के लिए जो भी रेजिस्टर है उसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना अगर वो पता चल गया तो तुम रेजिस्टर के अक्रॉस निकाल लोगे कि भाई करंट कितना फ्लो कर रहा है, और वही तुम्हारा काम है, वही तुम्हारा काम है। अब ये सारे के सारे पॉइंट्स आइडेंटिफाई कर लिए हैं। ये जो येलो वाला पॉइंट मैंने यहाँ पे मार्क करा है, इस पे पोटेंशियल कितना होगा बताओ? 2 वोल्ट। इस पे डायरेक्टली 2 वोल्ट आ गया। अगर इस पे 0 है तो मतलब इस पे 2 वोल्ट होना चाहिए। यस मैम। ये वाला जो पॉइंट है इस पे कितना पोटेंशियल होएगा? 8 वोल्ट। 8 फिर से देखो, फिर से देखो, ये नेगेटिव वाला साइड है, मैम -8 -8 वोल्ट। -8 होगा, ठीक है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि ये कुछ इस तरीके से लगी हुई है बैटरी यहाँ पर, ठीक है। ये जो बैटरी है ये इस तरीके से लगी हुई है, तो अगर इसके अक्रॉस 8 वोल्ट है तो ये वाली हायर पोटेंशियल की साइड होगी ना, जो ये 0 हमने माना है। तो मतलब यहाँ पर पोटेंशियल है -8 वोल्ट, यहाँ पर पोटेंशियल है -8 वोल्ट, और यहाँ पर अगर पोटेंशियल, अब ये वाला जो नोड है इसका मुझे पोटेंशियल नहीं पता। लेट मी से दैट द पोटेंशियल एट दिस इज x, लेट मी से दैट द पोटेंशियल एट दिस इज x। तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना हो गया? -4 वोल्ट। नहीं, -4 नॉट वोल्ट -4, नॉट -4, 4 ये x है। इन दोनों के बीच में X 4 का डिफरेंस है, -4। x माइनस, क्योंकि x तुम्हारा हाई होना चाहिए, ये x -4 वाला जो पॉइंट है वो तुम्हारा लो होना चाहिए। अब तुम रेडियो करंट निकालने के लिए लेट मी से कि तीनों के तीनों जो करंट है वो यहाँ से निकल रहे हैं। एक है ये I1 है, ये वाला करंट कुछ I2 है, ये वाला करंट कुछ I3 के बराबर है। तो अब I1 I2 I3 की वैल्यू कैसे निकालोगे? I1 I2 I3 की वैल्यू कैसे निकलेगी? I1 निकालने के लिए इन दोनों पॉइंट्स के बीच में मैं देख सकती हूँ कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, डिवाइड कर दूं रेजिस्टेंस से, वैल्यू आ जाएगी V इज इक्वल टू यस IR। मैम। तो I की वैल्यू हो जाएगी V बाय R, है ना। तो अगर मुझे I1 निकालना है, अगर मुझे I1 निकालना है तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है ये दोनों पॉइंट के बीच में? x + 8 X + 8। वेरी गुड। I1 निकालने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालूंगी? हायर पोटेंशियल है x, सपोज मैंने मान लिया कि हायर पोटेंशियल x है, दूसरा है -8, तो मेरे पास आ जाएगा माइनस ऑफ -8 यस मैम। डिवाइडेड बाय, तो x ही होगा ना, क्योंकि करंट की डायरेक्शन मतलब हाई से लो होती है। तो हाँ भाई करंट की डायरेक्शन हाई से लो होती है, तो x हमारा हाई पे हो गया, -8 हो जाएगा क्योंकि वो लो पे जा रहा है। तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए हायर से लोअर माइनस कर देंगे।
तो हमारे पास I1 की वैल्यू कुछ आ जाएगी x प्लस 8/2। Yes. Yes, ma'am. सही है, वैसे ही तुम I2 और I3 भी निकाल सकते हो, किसी भी सर्किट में कर सकते हो ये सेम एनालिसिस। तो I2 Yes, कैसे ma'am. आएगा? अब x माइनस minus 2, 2 by X minus 2/2. ठीक है, और I3 की वैल्यू कैसे आएगी? x minus 4 by 2. x माइनस 4/2। हमें स्क्रीन मैम पोज हो गई। आपकी स्क्रीन पर नहीं, x माइनस, मैम x माइनस माइनस ऑफ x माइनस 4 आएगा ना। नहीं वो तो बैटरी से फ्लो कर रहा है ना, आपको तो ये निकालना है ना कि रेजिस्टर से कितना करेगा। माइनस 0 होगा तो x माइनस 4 ही करेगा। हाँ, x माइनस 4 माइनस 0 होगा ना, रेजिस्टर की ऑपोजिट देखोगे ना कि रेजिस्टर की दोनों साइड पे क्या पोटेंशियल है। यस ठीक है, अब यहाँ पे लग जाएगा KCL। KCL में क्या लगेगा? Yes. ये I1 प्लस I2 प्लस I3 0 होने चाहिए, सारे आउटगोइंग Yes. करंट है। ठीक है, तो नाउ यू कैन अप्लाई KCL। नाउ अप्लाइंग KCL, I1 प्लस I2 प्लस I3 शुड बी इक्वल टू 0। तो आ जाएगा ना कुछ आंसर तुम्हारे पास, x की वैल्यू निकल जाएगी तो आ गया सारा, पोटेंशियल निकल जाएगा पॉइंट पे, I1 I2 I3 की वैल्यू आ जाएगी। कैलकुलेशन लंबी है बट आंसर तो आ रहा है। Yes, ma'am. ठीक है, तो एक बार करके दिखाओ, मुझे बताओ x की वैल्यू कितनी आएगी। ट्राई टू सॉल्व इट। माइनस 2 by 3. वेरी गुड, -2/3 वैल्यू आ गई, बिल्कुल सही तुम लोगों ने बोला। कैसे आ गई? x प्लस 8/2। अच्छा, नीचे का डिनोमिनेटर तो सेम ही है, x प्लस 8/2 प्लस I2 की वैल्यू कितनी है? x माइनस 2/2, x माइनस 2/2 प्लस I3 की वैल्यू कितनी आई थी? x माइनस 4/2, x माइनस 4/2 मस्ट बी इक्वल टू 0। प्लस 2/2। बिल्कुल सही बेटा, तो आ जाएगा तुम्हारे पास 3x आ जाएगा, प्लस 4 माइनस प्लस 8 माइनस 6 हो जाएगा ना, तो -2 बच जाएगा ना यहाँ पे, +2। इसका मतलब है x इज इक्वल माइनस टू, 2/3 आएगा। वेरी गुड, x इज इक्वल टू -2/3 वोल्ट। सो नाउ यूजिंग दिस वैल्यू यू कैन डिटरमिन द वैल्यू ऑफ ऑल द 3 करंट्स। यस Yes, ठीक है, तो ma'am. निकालो और बताओ क्या क्या वैल्यू आएगी तीनों करंट की। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जितने भी ये किरचॉफ करंट लॉ से सॉल्व होते हैं तुम्हारे, सिंपल सा है, कुछ ऐसे अलग चीज नहीं लगाई है। यही सेम चीज तुम वोल्टेज लॉ में भी करोगे, तुम किसी एक पॉइंट पे वोल्टेज निकाल लोगे फिर तो करंट निकाल ही सकते हो ना ब्रांच में से कितना चल रहा है। मैम 11 by 3 minus 4 by 3 और minus 7 by 3. Yes, ठीक ma'am. है। यही आ रहे हैं। ठीक है, वेरी गुड। कैसे निकालोगे? I1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ऊपर ही लिखा हुआ है भाई, x प्लस 8/2 है ना, तो थोड़ा सा मैथ्स कर लो, मतलब कितना हो जाएगा? 8 माइनस 2/3 अपॉन 2, तो ये कितना आएगा? 8 3 11/3. हाँ सही है, 8 3 सा वो 24 होता है ना, तो 24 Yes. माइनस 2 22/6 बन जाएगा। यस मैम. तो मतलब I1 की वैल्यू कितनी आ गई? 11/3 एम्पियर। ठीक है, ये वाली वैल्यू बिल्कुल सही आई है। अब आगे निकल जाओ, I2 की वैल्यू भी निकाल लो। -4/3 एम्पियर। -4/3 एम्पियर आएगी। वैल्यू सही आई है तुम लोगों की, एक बार ये वाली चीज देख लो फिर आगे चलूं। यस Yes, ठीक है, ma'am. वैसे ही I2 की वैल्यू निकाल लो। I2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? x माइनस 2/2, मतलब -2/3 -2/2। तो इसकी वैल्यू नेगेटिव आने का ये मतलब है कि जो डायरेक्शन हमने लिया वो डायरेक्शन गलत है। ठीक है, ये भी चीज तुम लोग समझ सकते हो ना कि नेगेटिव करंट आ रहा है, मतलब जो डायरेक्शन हम लोगों ने अज्यूम करी है उसकी उल्टी डायरेक्शन में एक्चुअल में करंट फ्लो कर रहा है। तो इसकी वैल्यू निकालोगे कितनी हो जाएगी? 3 2 6 आएगा, 6 माइनस 2 8 हो जाएगा, तो -8/6 वैल्यू आएगी, -4/3 वैल्यू आ जाएगी। गुड जॉब। अब I3 की वैल्यू भी सिमिलरली निकाल लो। I3 कितना आया था? x माइनस 4/2 आया है ना, अब Yes, याद हो ma'am. गया मुझे। चलो, -2/3 -4/2, तो ये कितना हो जाएगा बेटा? -7/3. 4 3 तुम्हारा 12 होता है, तो -14/6 का फॉर्म बनेगा, तो -7/3 आंसर। -7/3। ठीक है, सो गुड जॉब, वी हैव आवर रिजल्टेंट। हमारे पास आंसर आ गया दैट I1 की वैल्यू इज 11/3 एम्पियर। ठीक है, I2 की वैल्यू इज -4/3 एम्पियर एंड I3 की वैल्यू इज -7/3 एम्पियर। तो नेगेटिव यहाँ पर खाली यही सिग्निफाई कर रहा है कि जो डायरेक्शन हम लोगों ने लिया उसकी उल्टी डायरेक्शन में आंसर आएगा। इज दिस ओके एवरीवन? मैम Yes, ये हम मैम ये 0 वोल्ट जो हमने असाइन किया था किसी कहीं पे भी कर सकते हैं? हाँ, यूजुअली ये जो नीचे वाला होता है, देख लो ना कि जो सारे सेम पोटेंशियल पे होते हैं उसको 0 वोल्ट मान लेते हैं। तुम्हारे सर्किट में यूजुअली इस तरीके का ऑप्शन आएगा, जो ये पूरी की पूरी जो नीचे वाली ब्रांच है वो 0 मान ली जाएगी।
ओके मैम। ठीक है, वैसे आप इसको कहीं पर भी कर सकते हो क्योंकि उसके हिसाब से आप बाकी सारे पोटेंशियल डिस्क्राइब कर रहे हो। ठीक है बेटा, यस मैम। Yes, ma'am. चलो अब एक और सर्किट करते हैं। ये सर्किट ना मुझे ड्रॉ करने पड़े क्योंकि मैंने ये अलग अलग बुक से खोज खोज के निकाले हैं, तो डायग्राम मुझे मिला नहीं उनका, तो ये सारे ऐसे मुझे बढ़िया मस्त ड्रॉ करने पड़े। तो ये सर्किट भी अच्छा है, ये वाला तुम एक बार सॉल्व करने की कोशिश करोगे। थोड़ा नीचे बनाती हूँ मेरी स्क्रीन पोज आप। ना, अभी मैंने ड्रॉ नहीं किया, अभी मैं कोशिश कर रही हूँ कि मेरा फिट हो जाए ये सर्किट। ठीक है, ये सपोज 2 ओम है। ठीक है, यहाँ से एक बढ़िया मस्त निकल रहा है, एक सेल निकल रहा है, एक रेजिस्टर बन रहा है इधर, यहाँ से एक निकल रहा है सेल इस फॉर्म में, यहाँ से तुम्हारा एक रेजिस्टर निकला और एक तुम्हारा सेल निकला। ठीक है, मेरे साथ साथ में सब बच्चे भी ड्रॉ करते रहो, तुम्हें ही सॉल्व करना है ये वाला। इस तरीके से एक बैटरी निकली। मैम स्क्रीन स्टक हो गई। कर रही हूँ बेटा रिफ्रेश। मैम आपकी स्क्रीन कर रही हूँ बच्चा, रिफ्रेश कर रही हूँ, आ जाएगी 1 सेकंड में। यस मैम आ गई। आ गई। ठीक है, इस तरीके का सर्किट है बेटा तुम्हारे पास। यहाँ पर भी एक रेजिस्टर है, ये रेजिस्टर मैं कॉपी में बनाना भूल गई। यहाँ पर भी एक रेजिस्टर है, तो हमारे पास 1 2 3 4 रेजिस्टर हो गए, 1 2 3 4 बैटरी हो गई। हाँ सही बन गया आंसर। अब इन सबको वैल्यूज दे देते हैं। ये 2 ओम है, 2 ओम ही है सारे, ऑल रेजिस्टर्स आर 2 ओम। इससे थोड़ी कैलकुलेशन तुम लोगों की आसान हो जाती है। और बैटरीज का देख लो, ये तुम्हारी 4 वोल्ट की बैटरी है, ये वाली तुम्हारी 6 वोल्ट की बैटरी है, ये वाली बैटरी है तुम्हारी कितनी वोल्ट की है, 10 वोल्ट की ले लेते हैं, ये वाली बैटरी 2 वोल्ट की है। एक बार ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो, सेम है, आपको इलेक्ट्रिक करंट निकालना है सारी ब्रांचेस में, क्वेश्चन सेम ही रहेगा, आपको इलेक्ट्रिक करंट निकालना रहेगा। ठीक है, ट्राई टू सॉल्व दिस। पहला स्टेप आप लोगों का यही है कि भाई ये वाला जो पॉइंट है इस पे, मतलब बाकी सारे नीचे वालों को तो 0 मान लो, तुम्हारी सारी की सारी वैल्यूज निकल जाएंगी उससे, ये वाले पॉइंट की नहीं निकल पाएगी। तो इसको x मान के अपना काम कंटिन्यू रखो एंड ट्राई टू फाइंड आउट कि करंट मतलब x की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों को, अमित सर वाले बच्चों को भी आ रहा है? ऐसा तो नहीं लग Yes, रहा कि ma'am. नहीं कुछ अलग सा हो गया? Yes, ma'am. ठीक है बेटा। ठीक है यार, ये सारे मेरे पॉइंट्स बने हैं, देख लो एक बार। ये जो सारे नीचे वाली जो सारी की सारी है उसको मैंने 0 मान लिया है। अगर इसको 0 मान लेंगे, ये भी 0 है, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये F वाला पॉइंट भी 0 हो गया। तो अब सबके कॉरेस्पॉन्डिंग निकाल सकते हो ना क्या वैल्यू आएगी। ये 4 वोल्ट है तो B पे कितनी वैल्यू हो गई? मैम x की वैल्यू 3 वोल्ट आ रही है। X की वैल्यू 3 वोल्ट आ रही है, एक सेकेंड लेट मी चेक। नहीं, X की वैल्यू 3 वोल्ट तो नहीं है यार, एक बार चेक करो। ठीक है, ये वाले पॉइंट पे मैंने अगर x माना है इसको, तो यहाँ पर B पे कितना हो जाएगा हमारा पोटेंशियल एट पॉइंट B, कितना डालोगे? 4 वोल्ट। 4 ठीक है, पोटेंशियल बाकी पॉइंट्स पे भी तुम लोग निकाल सकते हो ना, इस पे तो तुम्हारा x ही है, इस वाले पे तो तुम्हारा x के बराबर ही है,
इस पे कितना हो जाएगा, ई पे x+2, एल पे कितना हो जाएगा, ये तुम्हारा अगर 10 वोल्ट है तो एल पे तो 10 वोल्ट ही हो गया, ठीक है। ये जो के वाला है इस पे और निकाल लो, ये तुम्हें कितनी गिवन है, 6 वोल्ट की गिवन है, ऊपर नेगेटिव लगा हुआ है तो के पे हो जाएगा -6 वोल्ट। मैम एक्स की वैल्यू 3/2 आ रही है। 3/2 आ रही है, 3/2 इज राइट। ठीक है, अब सारे रजिस्टर के अक्रॉस तुम्हें पता चल गया ना। देखो सारे रजिस्टर के अक्रॉस हमारा जो पोटेंशियल है दोनों एंड्स पे वो आ गया है, तो अब तुम्हारा आंसर निकालना बहुत सिंपल है। यस मैम। ठीक है, सबसे पहले सब बच्चे एक बार सेकंड डायग्राम देख के मुझे बताओ कि सेकंड डायग्राम से अग्री कर रहे हो नहीं कर रहे। पहला डायग्राम तो चलो क्वेश्चन का हो गया, यस मैम आ गई 3/2। यस मैम। ठीक है बेटा। तो अब इसके बाद 3/2 अगर वैल्यू, अब तो हमारा सिंपल हो गया ना काम। अब I1 की वैल्यू तुम्हारी कितनी हो गई, सपोज मैं बोलती हूँ कि अभी भी सारे के सारे करंट इस पॉइंट से दूर ही जा रहे हैं, ठीक है। ये आपका I1 है और ये तुम्हारा इस ब्रांच में जा रहा है I2, यहाँ पे बना देती हूँ। ये तुम्हारा I1 है, इस ब्रांच में I2 जा रहा है, इस ब्रांच में I3 जा रहा है, ये वाली ब्रांच से कुछ मस्त तुम्हारा I4 जा रहा है, ठीक है। ये वाली जो ब्रांच है उससे I4 जा रहा है, तो I1 की वैल्यू निकल जाएगी। I1 की वैल्यू कितनी निकलेगी, x, -5/4 ये आंसर बता रहे हो, यस। अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया। x -4/2 आ जाएगी I1 की। I2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x -6, तो मतलब x + 6 हो जाएगा। यस और I3 की वैल्यू तुम्हारी कितनी आएगी, I3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x - 10, x - 10/2। वेरी गुड। और I4 की वैल्यू तुम्हारी कितनी हो जाएगी, I4 कितना है, x + 2 और 0 के बीच में घूम रहा है, x + 2/2। अब लग जाएगा KCL, यस मैम। यस है ना। KCL Yes, का मतलब ma'am. क्या है, I1 + I2 + I3 + I4 मस्ट बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये पहले वाले पार्ट में डायग्राम की जरूरत पड़ती है, उसके बाद बस ये डायग्राम अगर ढंग से बना लिए, पोटेंशियल वाले पॉइंट्स ढंग से बना दिए, तो फिर तुम्हें डायग्राम की नीड फिर से पड़ेगी। ठीक है बेटा, अब इसके आगे तो सिंपल हो गया ये क्वेश्चन भी, है ना। अब इसके आगे तुम्हें क्या करना है, जैसे ही इसको I1 मैम + अगर I2 + I4 I3, के आगे 3 ओम का होता तो मैम यही आता बेसिकली हमने नीचे। जीरो वाले पॉइंट्स कैसे आइडेंटिफाई? फिर से बोलो, दोनों बच्चों को क्वेश्चन समझ नहीं आया। क्या बोला बेटा आपने, अगर I4 में यहाँ पर 2 की जगह 3 होता तब क्या करते, यस मैम। तो बेटा नीचे 3 आ जाता, है ना। आई की वैल्यू क्या होती है, ओके V/R होती है ना, तो जो भी रेजिस्टेंस को क्रॉस कर रहा है उसकी वैल्यू डाल दोगे ना, ठीक है। ओके मैम ठीक है। चलो, दूसरे बच्चे ने क्या बोला, मैम हमने जीरो जिन पॉइंट हमारा पोटेंशियल डिफरेंस जीरो उन्हें आइडेंटिफाई कैसे किया? बेटा हम ना वो अज्यूम कर लेते हैं कि जैसे ये वाली जो नीचे वाली ब्रांच है इसमें आप लोग देख सकते हो कि सारे के सारे ये जो पॉइंट्स है ये इंटरकनेक्टेड है, तो यहाँ पर मैंने बोल दिया 0 है और इसके रिस्पेक्ट में बाकी पॉइंट्स पर निकाल लिया। आपको कोई और पॉइंट अगर अज्यूम करना है अपना 0, तो उसको भी आप कर सकते हो 0 अज्यूम, वो आपकी कन्वेंशन है। कोई भी पॉइंट को आप किसी एक पॉइंट को 0 मान के चल लो, अगर मैं इसको 0 मान लूंगी तो यहाँ पर ये वाला जो है वो मेरा -4 वोल्ट हो जाएगा, ये नीचे वाले सारे -4 वोल्ट हो गए एक तरीके से। उसके रिस्पेक्ट में अब मैं बाकी सारे पॉइंट्स को बताऊंगी कि क्या क्या सबका पोटेंशियल है। किसी भी एक पॉइंट को 0 मान के तुम आंसर निकालोगे, आंसर तुम्हारा सेम ही आएगा, सही है। x का वैल्यू कितना है? ओके x की वैल्यू अब निकालते हैं ना, देखो इन सबको कर दो ऐड, अगर इन सबको ऐड माइनस का 3/2। मैम 3/2 आ रहा है। 3/2 आया यार, 1.5 आ रही है मैम। -3/2 नहीं आया, 1/2 मेरा भी 1/2 मतलब 1.5 ही आया था। 1.5 ठीक है, तो कैसे आएगा देख लो ना, x - 4/, ठीक है, x - 4/2 प्लस x + 6/2 प्लस x - 10/2 प्लस x + 2/2। ये तो सारे 2 वाले तो इजी हैं, हो सकता है रेजिस्टेंस भी अलग अलग हो तो उसमें कैलकुलेशन बढ़ जाती है बस, अभी हम तरीका सीख रहे हैं ना। -6/2 हाँ 4x आ जाएगा, -14 है प्लस 8 है तो -6 हो जाएगा ना, -6/2 है ना। तो दिस इंप्लाइज x विल बी इक्वल टू 3/2, मतलब 1.5 वोल्ट आ गई तुम्हारी x की वैल्यू। अब यूजिंग दिस वैल्यू ऑफ x वी कैन डिटरमिन करंट की सबकी वैल्यू आ जाएंगी। पॉज रखिए। कर रहे हो बेटा रिफ्रेश, मैं भी तो अपनी फोन से ज्वाइन कर लेती हूँ ये, ताकि दिक्कत मुझे पता चल रहा है जब भी पॉज हो रही है। अब इसमें हम I1 I2 I3 I4 में सब में ये सब्स्टिट्यूट कर लेंगे तो करंट की वैल्यू आ जाएगी। I1 की वैल्यू कितनी है, x - 4, x - 4/2। तो यार अब मैं सबके आंसर बता दूं क्या, ठीक है, वेरी गुड, -5/4 एम्पियर आई है। 15 हाँ I2 की वैल्यू हो जाएगी x + 6/2
तो ये 3/2 करके भी कर 15/2 सकते हो अगर कैलकुलेशन में दिक्कत आ रही है। तो वैसे ये 7.5 अपॉन हाँ 7.5 अपॉन में 2 आएगा, तो ये हो जाएगा 15/4 आ जाएगा ना। 15/4 यस मैम 15/4 आ गया। I3 की वैल्यू कितनी है? x माइनस माइनस 10 17/4 अपॉन 2। ठीक है, तो इसकी वैल्यू तुम निकालोगे कितनी आई? -7 माइनस 17/4 हाँ वेरी गुड, -17/4 इसकी वैल्यू आ जाएगी। और वैसे लास्ट ही का अगर I4, 7/3 वेरी गुड, I4 की वैल्यू आ जाएगी 7/4 आएगी, x प्लस 7/4 आएगी मैम। ठीक है, तो 7/4 एम्पियर आ गई थी। सही है, इस तरीके का कोई क्वेश्चन आएगा तो कर लेंगे सॉल्व। यस Yes, मैम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब यार मेरा एक क्वेश्चन ढूंढना है। हाँ ये रहा, चलो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो। ट्राई टू सॉल्व दिस वन। ठीक है, थोड़ा सा चलो मैं इसमें हेल्प कर देती हूँ। लेट मी से दैट करंट का डायरेक्शन कुछ भी रैंडम ले लो। सपोज ऐसे आई जा रहा है और तीनों ब्रांचेस में फिर स्प्लिट हो गया। I1 यहाँ पर I2 गया, I3 I2 और यहाँ पर गया I3। अब एक बार इस कन्वेंशन के हिसाब से तुम्हें पता है KCL अगर हम लगाएंगे तो I विल बी इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। तो यार ये जो बीच वाला है उसी का तो नहीं पता, बस बाकी सबके तो पोटेंशियल तुम्हें पता है। ये तो बल्कि क्वेश्चन मुझे फर्स्ट डालना चाहिए था, ये क्वेश्चन सिंपल है। ठीक है, हमारे क्वेश्चन हम उल्टे चल रही हैं। तो ये जो था, इसको अगर मैं V के बराबर ले लूं सपोज, तो आ जाएगा ना आंसर। अब एक बार आंसर निकालो, खाली एक ही करंट निकालना है इसमें, सिंपल है। मैम 49/60 आंसर। नहीं शायद, एक बार चेक करती हूँ। मेरा 157 अपॉन 180 आया है, वो कट के 49/60 हो जाएगा क्या? नहीं यार, 157 अपॉन 180 आया है, एक बार कटेगा नहीं आई थिंक। ये एक बार रीचेक करो। अजीब सा आंसर आया, मानती हूँ। मैम 25 वो 4/5 आ रहा है ये इतना इजी X की कैसे आ वैल्यू गया? मेरा तो अजीब सा आया है। एक्स की वैल्यू कितनी आई है? 8/11 24/5 चलो एक बार मैं निकालती हूँ। ठीक है, मेरा जो आया है मैं बताती हूँ मैंने कैसे करा है। अब आई की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी? 15 माइनस, अगर ये एक्स है तो एक्स लिख देते हैं, चलो 15 माइनस एक्स है ना। तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 15 माइनस एक्स अपॉन 12। अच्छा यार, ये एलसीएम गंदा आएगा ना इस सिचुएशन में। यस ठीक है, मैम। इसके बाद क्या हो जाएगा? दिस मस्ट बी इक्वल्स टू व्हाट? दिस मस्ट बी मैम एक्स इक्वल की टू वैल्यू 78/15 आ रही है मेरी। 68/15 है। एक बार चेक करो कैलकुलेशन, एक बार कैलकुलेशन चेक करो। 68/15 आई थी मेरी जब मैंने कैलकुलेट किया था। ये हो जाएगा 15x 15 माइनस एक्स अपॉन 12 है ना। I1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? x माइनस 2 X बाय -2 प्लस ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? x माइनस 3 बाय 4 प्लस x माइनस 4 बाय 8। बस यही है, मैम बस यही है। LCM 24 ले लो दोनों तरफ 24 क्या? हाँ 24 ही लेना पड़ेगा, 12 से तो होगा नहीं ना काम। ठीक है, तो एलसीएम अगर 24 ले लेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो यहाँ पर बन जाएगा 30 30 - माइनस 2x 2x
मैम ये is बन equal जाएगा to 4x minus 8 और यहाँ पे 6 से plus मल्टीप्लाई तो प्लस 3x minus 9 नहीं नहीं 6x plus आएगा ना 9 वो हाँ minus 6x आएगा ना 4 को 6 से करेंगे ना 4 हाँ 6 yes ma'am 24 होता है ना हाँ तो minus 6x 9 माइनस 9 थोड़ी 6 3 18 यस होगी गड़बड़ यहीं पर बाकी यहाँ पे आ जाएगा 3 से तो 3x माइनस माइनस 12 थोड़ी होएगा हाँ 12 होगा 4 3 से 12 ठीक है तो अब यार इसको कैलकुलेट कर लो एक x को सारे एक साइड पे ले लो बाकी सबको एक साइड पे ले लो मैम ये कितने हैं? 68 by 6 + 4 15 आ रही है x की 6 वैल्यू + 4 10 हाँ 68 by 15 is perfectly fine 6 4 10 + 3 13 13 + 2 15x हो जाएगा तो 15x will be equals to what 30 plus 68 हाँ 30 + 18 + 12 + 8 तो ये कितना हो जाएगा यार 18 + 12 तो हमारा 30 हो जाएगा 30 + 30 60 68 तो सही तो है ना x की वैल्यू 68/15 आ गई तो मुश्किल भी नहीं है यस मैम ठीक है अब यहाँ से तुम्हें तो खाली एक ही करंट निकालना है तुम्हें बताना है कि करंट थ्रू द 12 ओम रेजिस्टर कितना है तो वो तो अब निकाल लोगे ना आई की वैल्यू निकालनी है एक तरीके से यस ठीक है तो आई की वैल्यू अभी हम लोगों ने कितनी लिखी थी 15 माइनस x अपॉन 12 थी ना तो कर लो यार 15 माइनस 68/12 15 वैल्यू है ना 68/15 डिवाइडेड बाय 12 तो यार थोड़ा सा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 225 157 by 12 आएगा हाँ 153/180 हाँ 157/180 आया यस मैम 157 by 180 ठीक है ये 12 × 15 करोगे तो कुछ वैल्यू आ जाएगी 225 माइनस 68 करोगे तो कुछ आंसर आ जाएगा भाई मेरा जो आंसर आया था बता देती हूँ yes ma'am मेरी आई की वैल्यू आ गई थी 157 by 157 180 हाँ तो डायरेक्टली Yes, मल्टीप्लाई ma'am. करना है कुछ काटापीटी होगी नहीं यहाँ पर मतलब मैं तो ऐसे ही चेक करती हूँ वो 3 का चेक करने का होता है ना तरीका कि अगर दोनों का सम कर सारे डिजिट्स का सम करो तो वो 3 का आना चाहिए मल्टीपल तो ये आया नहीं था ना Yes. 7 और 6 13 हो जाएगा ना तो किसी से कटेगा नहीं है कुछ खास ठीक है सही है करंट जो करंट वाला है वो समझ में आया किरचॉफ करंट लॉ यस हम इतनी गंदी सी वैल्यू आते हैं तो डाउट हो जाता है आंसर पे हाँ वही तो दिक्कत होती है बट ठीक है देखो तभी मैंने ना स्टार्टिंग के जो 2 क्वेश्चन करवाए वो थोड़े से सिंपल वैल्यू से करवा दिए थे कि यार वैल्यू मुश्किल अगर आएगी ना तो मैथ्स में गड़बड़ होती है फिजिक्स समझने के लिए थोड़ी सिंपल वैल्यू से समझना जरूरी है ना अगर सिंपल वैल्यू समझ में आ गई तरीका समझ में आ गया तो तुम लोग प्रैक्टिस करते करते मुश्किल वैल्यू भी कर लोगे बट अगर मैं स्टार्टिंग में मुश्किल वैल्यू करवाऊंगी तो तुम मैथ्स में अटक जाओगे क्वेश्चन दिखाना कौन सा वाला पिछले वाला यही वाला क्वेश्चन हाँ देख लो बेटा ठीक है तो करंट लॉ इतना ही करेंगे अभी थोड़ा सा वो भी समझ लो कि वोल्टेज वाला लॉ क्या होता है किरचॉफ का सेकंड लॉ बड़ा सिंपल है वो भी किरचॉफ का सेकंड लॉ और मतलब किरचॉफ का जो वोल्टेज वाला लॉ है और किरचॉफ का करंट लॉ दोनों मिलाकर तुम्हारे क्वेश्चन बढ़िया सॉल्व हो जाएंगे करंट लॉ वापसी अपने हिसाब से करंट लॉ जो होता है थोड़ा लंबा रहता है तो अब सेकंड लॉ देख लो ये किरचॉफ का नाम लिखना मुश्किल है बाकी इसके लॉज तो सही है लॉज में कोई दिक्कत नहीं है ठीक है इसके बाद तो तुम्हारी क्लास नहीं है ना नो मैम मैम है केमिस्ट्री की है ना अच्छा आज नो chemistry मैम है? दो ही नहीं तो मैम नो मैम अब नहीं है कोई क्लास बच्चा बेचारा 3 क्लास पढ़ने के लिए रेडी है तुम उसको मना मत करो मैम जो रेगुलर बच्चे अटेंड नहीं कर पाते ना कोई प्रॉब्लम है तो उनके लिए आया है। वो जो 9:30 वाली क्लास है यस मैम अरे वो 9:30 वाला बैच ना अलग है यार जैसे ना 9:30 वाले बैच में देख लो मतलब 9:30 वाले बैच में जो मैं बैच पढ़ा रही हूँ उसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चल रहा है हम उसे रिवीजन के लिए यूज कर सकते हैं बट रिवीजन से बेटर सेल्फ स्टडी के लिए यूज करो ना यस हाँ, मैम वो रिवीजन के लिए बच्चे- बहुत पीछे हैं देखो जो बच्चे ऑलरेडी अपना बैच अच्छे से अटेंड कर रहे हो तुमने अपनी सारी की सारी क्लासेस ली हैं तो टेक जो भी बचा हुआ टाइम बच रहा है तुम्हारे पास उसको तुम उसमें लगाओ ना यार सेल्फ स्टडी में क्वेश्चंस अपने आप सॉल्व करो क्या ये बैचेस अटेंड करते रहोगे यस अपनी कोई भी बुक उठा लो बहुत अच्छी अच्छी बुक्स हैं भाई कोई भी बुक उठा लो उससे क्वेश्चन सॉल्व करते रहो ये मत करो कि अब वहां पर बैठ के भी अब फिर से रिवीजन कर रहे हो वही फॉर्मूला की वही कॉन्सेप्ट की मतलब दैट इज व्हाट आई विल रेकमेंड अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें रिवीजन की जरूरत है तो कर लो बाकी आई विल रेकमेंड कि सेल्फ स्टडी पे फोकस करो खाली क्लासेस अटेंड मत करो पूरे दिन ठीक है तो ये किरचॉफ का सेकंड लॉ सिंपल है दिस इज आल्सो नोन एज इसके क्वेश्चंस हम कल सॉल्व कर लेंगे दिस इज आल्सो नोन एज लूप लॉ या मैम voltage स्क्रीन law। स्टक हो गई अच्छा केवीएल हाँ केवीएल केसीएल वही किरचॉफ वोल्टेज लॉ और किरचॉफ करंट लॉ दो ही तो होते हैं ठीक है दिस इज आल्सो नोन एज लूप रूल बोल दो इसको कुछ भी बोल लो लूप रूल बोल लो या फिर किरचॉफ का वोल्टेज लॉ कहा जाता है इसको किरचॉफ वोल्टेज लॉ कहा जाता है केवीएल किरचॉफ का इसको वोल्टेज लॉ कहा जाता है केवीएल
और अब ये कहता क्या है, इसकी लॉ की स्टेटमेंट क्या है कि अगर तुम कोई क्लोज लूप कंसिडर कर रहे हो, ठीक है, इसकी लॉ की स्टेटमेंट क्या है, दैट अगर तुम कोई क्लोज लूप कंसिडर कर रहे हो, इन एनी क्लोज्ड लूप, the sum of EMF and potential drops is 0, ठीक है। पूरे के पूरे अगर तुम लूप में घूम जाओगे तो आपका जो सम रहेगा ईएमएफ का और वोल्टेज ड्रॉप का, वो आपका 0 रहेगा। तो इसका भी अगर एक एग्जांपल देती हूँ, इसमें ना तुम्हें वही साइन कन्वेंशन वाली चीज समझनी है, तो एक एग्जांपल पहले देख लो इसका। एक सर्किट सा बना देते हैं। ये सपोज R1 है, यहाँ से करंट गया कुछ इस ब्रांच में, ये तुम्हारा R2 है, यहाँ से करंट गया कुछ यहाँ पर, जहाँ पे तुमने एक सेल लगा दिया है, और ठीक है, यहाँ पे तुमने एक सेल लगा रखा है, ये तुम्हारा कोई टर्मिनल आ गया है बाहर, यहाँ से तुमने एक दूसरा कुछ अजीब सा कॉम्प्लिकेटेड सा सर्किट बना रखा है। तो किरचॉफ लॉ का वही फायदा ना कि थोड़े से ये जो कॉम्प्लिकेटेड सर्किट होते हैं वो तुम प्यार से कर लेते हो, वरना तुम बहुत मुश्किल तरीके से कैसे करते हैं ऐसे सर्किट को सॉल्व। तभी मैंने सेल वाला जो कॉन्सेप्ट है वो पहले बता दिया था, ताकि सेल में कंफ्यूजन ना हो, तो अच्छे से हो जाएगा काम। अब इनको थोड़ा सा नामकरण कर देते हैं। सपोज ये आपका पॉइंट ए है, ये आपका पॉइंट डी है, मैम ये क्लोज सर्किट में होएगा ना? हाँ, ये आपका क्लोज सर्किट हो गया ना, पूरा हो गया ना आपका क्लोज सर्किट, ये आपका पूरा का पूरा एक लूप बन गया, ये लूप बन गया, है ना बेटा। तो ये डी हो गया। अब यहाँ पर आपके कुछ भी हो सकते हैं। लेट मी से दिस रेजिस्टेंस इज R1, लेट मी से दिस रेजिस्टेंस इज R2, लेट मी से दिस इज E1, लेट मी से दिस इज R3, लेट मी से दैट दिस इज E2, लेट मी से दिस इज R4, लेट मी से दैट दिस इज E3। ठीक है, मैं बता देती हूँ कि ये चारों ब्रांचेस के अंदर कुछ अलग अलग तरीके से हमारा करंट भी जाएगा, चारों ब्रांचेस में अलग तरीके से करंट भी ट्रैवल करेगा, सब में अलग अलग अपनी बैटरी वगैरह सब कुछ जोड़ रखी है मैंने। करेगा नहीं करेगा? तो मैं रैंडम डायरेक्शन बना रही हूँ इस सिचुएशन में। सपोज मेरी एक डायरेक्शन कुछ ऐसे जा रही है, यहाँ पर जा रहा है I1। सपोज यहाँ पर मेरा इस वाली बैटरी से निकला I3 करंट, ठीक है, सॉरी I2 करंट। यहाँ पर मेरा कुछ करंट आया, यहाँ पर जो मेरा करंट फ्लो करा वो है I3। सब में स्टेप आपका पहला जो स्टेप है वो सेम ही है, किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, सब में स्टेप सेम है। ये जो ABCD वाले चीजें हैं उनको आइडेंटिफाई कर लो, सारे तुम्हारे जो जंक्शन है, जो भी तुम्हारे पॉइंट्स हैं, और उसके बाद ये जो करंट है वो उतना ड्रॉ कर दो सब केसेस में। एंड लेट मी से कि I4 भी मेरा कुछ इस तरीके से जा रहा है, ठीक है बेटा। तो अगर मेरे को यहाँ पर अपना जो करंट वोल्टेज लॉ है, अगर मुझे वो लगाना है, तो वोल्टेज लॉ में अब आप क्या करोगे, एक एक करके ये सारी की सारी जो सिचुएशन है उसमें चलोगे, एक एक करके। सबसे पहले मेरे पास R1 आया, उसके अक्रॉस कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होएगा। फिर R2 आया, उसके अक्रॉस कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होएगा, उसकी वैल्यू मैं लिख लूंगी। फिर मेरे पास ये बैटरी आई, उसकी EMF लिखूंगी। फिर रेजिस्टर आया, उसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ वो लिखूंगी। उसके बाद मेरे पास फिर से बैटरी आई, उसकी मैं EMF लिखूंगी। फिर से एक बैटरी आई, उसकी EMF लिखूंगी। और ये मेरे पास रेजिस्टर आया, इसकी हम EMF लिखेंगे। तो इस वाले क्लोज लूप में अगर मैं लिखती हूँ ये सेम चीज, इसका एक कन्वेंशन होता है, साइन कन्वेंशन। लेट मी ऐड अनदर स्लाइड। स्लाइड जब खत्म हो जाती है तो बड़ी दिक्कत होती है। ठीक है, इसका एक साइन कन्वेंशन ये होता है कि अगर मैं रेजिस्टर, कैपेसिटर और बैटरी तुम्हें तीनों के बता रही हूँ, रेजिस्टर के केस में क्या है कि करंट की डायरेक्शन के हिसाब से देखोगे, ठीक है, करंट की डायरेक्शन के हिसाब से तुम लोग देखते हो। अगर ये मेरे पास रेजिस्टर है और मैंने अपना जो भी करंट है वायर के अंदर वो इस तरीके से बना दिया है दैट दिस इज I। सिमिलरली आई हैव ड्रॉन दैट दिस इज I। हम स्क्रीन स्टक हो गई। स्क्रीन पॉज है। यस मैम। एक सेकंड बच्चा, रिफ्रेश कर रही हूँ। आ गया अब? यस यस मैम। मैम। ठीक है बेटा। और इसमें सपोज हम इस तरीके से जा रहे हैं, ये देखो, ये लूप के अंदर मैंने एक डायरेक्शन भी बनाई थी ना पिछले केस में कि हम इस तरीके से घूमेंगे। तो ये तुम कैसे ही बना सकते हो, क्लॉकवाइज बना लो, एंटी क्लॉकवाइज बना लो, जैसे तुम्हारा मन है वैसे बना लो, बट उसी तरीके से तुम लूप को ऑब्जर्व करोगे। तो अगर तुम इसकी डायरेक्शन में चलोगे तो इसका मतलब क्या है, अगर यहाँ पर कुछ पोटेंशियल है A पॉइंट पे, यहाँ पर कुछ पोटेंशियल है B पॉइंट पे, करंट की तुम्हारी डायरेक्शन क्या होती है, हायर से लोअर पोटेंशियल पे। यस यस ठीक है, मैम। तो इसको ऐसे याद कर लो कि अगर मुझे इसकी इक्वेशन लिखनी है तो आई विल राइट VA। अब फाइनली मेरे पास लोअर पोटेंशियल का पॉइंट आया तो मैं -IR लिखूंगी, -IR। ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू VB। कुछ इस तरीके से यहाँ पर बन जाएगा इक्वेशन।
सिमिलरली अगर मुझे ये दूसरे वाले केस को देखना है, दूसरे वाले केस में अब करंट मेरा उल्टी डायरेक्शन में चल रहा है, फिर से ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है ना बेटा। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, अब यहाँ पर B A plus IR. वेरी गुड, अब ये वाला नेगेटिव पॉइंट है, ये पॉजिटिव पॉइंट है। तो अगर यहाँ पर मुझे अपनी इक्वेशन लिखनी है, मैं ऐसे ट्रैवल कर रही हूँ, तो कितना हो जाएगा, VA प्लस IR मस्ट बी इक्वल्स टू VB। इज दिस पार्ट ओके? ये कन्वेंशन Yes, सही है? ma'am. तो अब अगर मुझे ये वाले एग्जांपल में ये वाली कन्वेंशन फॉलो करनी है, सबसे पहले मेरे पास आया ये R1, तो पॉजिटिव करंट की डायरेक्शन में जा रही हूँ, तो नेगेटिव साइन आएगा। यस मैम। तो मेरे पास Yes. पहला क्या टर्म बन गया, -I1R1। दूसरा टर्म कैसे बनेगा, अब देखो I2 करंट ट्रैवल कर रहा है, अब मैं करंट की डायरेक्शन से उल्टा जा रही हूँ, तो मेरे पास प्लस I2R2 I2R2 प्लस I2R2। EMF वाला केस सिंपल है, EMF वाले केस में तुम जिस डायरेक्शन में जा रहे हो, जो बाद वाली डंडी आ रही है उसकी वाला साइन दोगे। यहाँ पर नेगेटिव डंडी आ रही है ना, -I1। हाँ, तो ये Yes, ma'am. -E1 या मैम एक बार फिर से बता दो कैसे किया आपने। ठीक है, इसको भी डायग्राम से यहीं पर देख लो, ये कैसे किया मैंने, फिर से हम इसी तरीके से ड्रॉ कर देते हैं। एक ये हो गया, दूसरा केस हो गया मेरा उल्टी डायरेक्शन में, ठीक है। अब लेट मी से दैट दिस पॉइंट इज A, लेट मी से दैट दिस पॉइंट इज B, लेट मी से दैट दिस पॉइंट इज A, लेट मी से दैट दिस पॉइंट इज B। अगेन यहाँ पर ये आपको पता है नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये आपको पता है नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। अगर मैं इस डायरेक्शन में जा रही हूँ, तो नेगेटिव वाली डंडी पहले आ रही है, नेगेटिव वाली डंडी आ रही है मतलब एन दी एंड, तो इसको मैं कैसे लिखूंगी, VA माइनस एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू VB, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या लिखूंगी, अब प्लस वाली डंडी आ रही है, तो इसको मैं कैसे लिखूंगी, VA प्लस एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू VB। तो यहाँ पर प्लस एप्सिलॉन लेंगे, जो ये बाद वाले डंडे की पोलैरिटी है वो आप यहाँ पर लिखोगे। सही है प्रणब बेटा? यस मैम। तो अभी यहाँ पे समझ में आया कि -E1 क्यों लिखा? यस मैम। ठीक है, अब आगे चलूं, आगे क्या आएगा बताओ, ये R3 के साथ में क्या साइन लगाऊं? मैम -I3R3। -I3R3, क्योंकि हम इसी की डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं, सो आई विल गेट -I3R3। इसके बाद मेरे पास क्या है, सेल है, सेल, तो सेल का प्लस प्लस E2 आएगा, तो ये हो जाएगा +E2। इसके बाद प्लस E3 +E3 और फाइनल माइनस I into R4। -I4R4, दिस मस्ट बी इक्वल टू 0। तो ये तुम्हारे पास ये जो क्लोज लूप है इसकी इक्वेशन बन जाएगी। तो यूजुअली यहाँ पर तुम्हें R2 R3 वगैरह सबकी वैल्यूज गिवन होती हैं, और आपके पास जो भी सर्किट होते हैं ना, उसमें आपके 2 से ज्यादा लूप बन रहे होते हैं। तो जो करंट होता है आपकी ब्रांच में I1 I2, वो आप 2-3 लूप बन रहे हैं, उन 2-3 लूपों को सॉल्व करोगे, आपके पास करंट की वैल्यू I1 I2 I3 की आ जाएगी। बट समझ में आया दोनों के स्टेप्स? मैम ये I2 आपने पॉजिटिव कैसे किया, एक बार ये बता दो। I2 पॉजिटिव इसलिए किया, करंट देखो ना, I2 आपका करंट ऐसे जा रहा है, मैं जो डायरेक्शन ले रही हूँ वो ऑपोजिट जा रही है ना करंट की डायरेक्शन से। ठीक है मैम, ठीक है। ठीक है, तुम जो डायरेक्शन लोगे, अब देखो अगर यहीं पे लूप में मैं उल्टी डायरेक्शन कंसिडर करती, तो भी मेरा फॉर्मूला तो सेम ही आता, बस हर जगह पे मेरा नेगेटिव जो है एक नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई हो जाती है पूरी इक्वेशन। तो ये चीज में कंफ्यूज नहीं होना कि मैम मैंने तो क्लॉकवाइज किया, आपने एंटी क्लॉकवाइज किया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपके पास जो वैल्यूज आएंगी वो सेम ही आनी चाहिए। सही है बच्चों? यस मैम। ठीक है बेटा, यही चीज तुम कैपेसिटर के केस में भी करते हो। वैसे कैपेसिटर का केस अगर वैसे आता नहीं है, बट ठीक है, उसके भी बाद में कोई क्वेश्चन करवाने होंगे तो करवा दूंगी। कैपेसिटर की प्लेट में भी यही होता है कि जैसे कैपेसिटर की प्लेट में भी तुम्हें पता है कि कौन सी प्लेट पॉजिटिव है, कौन सी प्लेट नेगेटिव है, करंट की डायरेक्शन से पता चल जाता है ना। वैसे ही तुम्हारी ये जो भी प्लेट होगी पॉजिटिव नेगेटिव वाली, वो तुम्हें पता है, सपोज ये नेगेटिव पॉजिटिव है, ये वाला पॉइंट A है, ये वाला पॉइंट B है, ये वाला पॉइंट A है, ये वाला पॉइंट B है। अब कैपेसिटर के केस में वोल्टेज कैसे लिखोगे? मैम जो बाद वाली प्लेट है उसका साइन आएगा। बाद वाली प्लेट का साइन आएगा। वोल्टेज की वैल्यू क्या होती है? Q/C। वेरी गुड, इफ आई एम मूविंग इन दिस डायरेक्शन, देन VA minus Q/C, VA minus Q/C will be equal to VB, and in this case what will I write? If I am moving in this direction, VA plus Q/C प्लस Q/C is equals to VB। ठीक है। तो कैपेसिटर में भी ऐसे ही लगता है। कॉइल वाला केस भी तुम्हारा बाद में पढ़ेंगे हम लोग, उसमें भी अगर KCL लगाना तो वहां पे भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, सही है बच्चों? मैम एक बार नोट कर लेने दो। हाँ, नोट कर लो, फिर इसके क्वेश्चंस हम कल की क्लास में सॉल्व करेंगे। मैम मैम एक क्वेश्चन था, तो मैंने वो खुद से सॉल्व किया, बट मैम एक बार मतलब ये पूछना है कि मैंने सही किया है, क्योंकि बेटा फोटो भेज दो। यस मैम, मैं अभी आपको भेज दे रही हूँ, तो बता दो। भेजो मेरे को आप फोटो, मैं अभी चेक कर लेती हूँ।
ठीक है, तो इतना ही करेंगे आज की क्लास में। अच्छे खासे टॉपिक्स कवर हो गए हैं। कल की क्लास में हम लोग फिर अपना ये वाला टॉपिक कंटिन्यू करेंगे, केवीएल के थोड़े क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बढ़िया बढ़िया। इसके बाद सिमेट्रिकल सर्किट पढ़ेंगे और फिर व्हीटस्टोन ब्रिज का टॉपिक पढ़ेंगे। फिर ये चैप्टर हमारा मतलब खत्म होने की कगार पे आ जाएगा। आप क्वेश्चन भी सॉल्व करने अलग अलग।